प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको यूमाइकोटा के सब डिविजन्स के बारे में बताया था, जिसमें मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना, एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूट्रोमाइकोटिना के बारे में आपको बताया था। साथ ही मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में बताया था और उसका क्लासिफिकेशन भी मैंने बताया था। उसी क्रम में इस 41वें क्लास में जो दूसरा सब डिवीज़न है लोअर फंजाई का, जिसे हम जाइगोमाइकोटिना कहते हैं, इसका मुख्य कैरेक्टर जो होता है जाइगोस्पोर होता है। जाइगोस्पोर मैं आपको पहले भी बताया हूँ, आज भी एक बार सुन लीजिए। द स्पोर developed from both the gametangia is called zygospore। तो जाइगोमाइकोटिना में जितने भी सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, दोनों ही गैमेटेंजिया के बराबर सहयोग से बनते हैं। इनमें गैमेटेंजियल कॉपुलेशन हो जाता है, पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म दो गैमेटेंजिया के आपस में मिल जाते हैं और इस प्रोटोप्लाज्म के चारों तरफ सेल वॉल बन जाता है। ये जाइगोस्पोर कहलाता है। तो जाइगोमाइकोटिना में दो क्लासेस हैं, जाइगोमाइसीट्स और ट्राइकोमाइसीट्स। ये दोनों ही क्लासेस के फंजाई अधिकांशतः सैप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन ये ट्राइकोमाइसीट्स कीड़ों पर, आर्थ्रोपॉड्स पर और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर अटैच्ड होते हैं और उनसे भोजन लेते हैं। लेकिन जाइगोमाइसीट्स के अधिकांशतः सदस्य सैप्रोबिक होते हैं या सैप्रोफाइट्स होते हैं, और यदि ये पैरासाइट होते हैं तो ये होस्ट टिश्यूज़ में पड़े रहते हैं। जाइगोमाइसीट्स में तो बहुत सारे आर्डर्स हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल एक आर्डर के बारे में बात करूँगा जो आपके कोर्सेज में अधिकांशतः रहते हैं, म्यूकोरेल्स। और इसमें एक फैमिली है म्यूकोरेसी। इसके दो जीनस होते हैं, राइजोपस और म्यूकर। छात्रों, म्यूकोरेल्स इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 1904 में A.F. ब्लैकेस्ली ने इसमें हेट्रोथैलिज्म को देखा, स्टडी किया। हेट्रोथैलिज्म और होमोथैलिज्म फंगस में पाया जाता है। जब एक ही स्पोर से बना हुआ थैलस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है तो उसको होमोथैलिक कहते हैं, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग थैलस, अलग अलग स्पोर से बने थैलस की आवश्यकता होती है तो उसको हम हेट्रोथैलिज्म कंडीशन कहते हैं, और ऐसे फंगस को हम हेट्रोथैलिक फंजाई कहते हैं। इसे जब आपको मैं ऑर्डर म्यूकोरेल्स अलग से पढ़ाऊंगा कभी, तो आपको हेट्रोथैलिज्म के बारे में बताऊंगा। इसका लाइफ साइकिल में बड़ा ही महत्व होता है। अब एक चीज़ तो अभी इसी लगे हाथ बता देते हैं, यदि आप मशरूम कल्टीवेशन करते हैं और यदि आपके पास हेट्रोथैलिक फंजाई है और मोनोस्पोर कल्चर से आपका यदि वो बना हुआ है कल्चर, तो यदि आप गलती से यदि उस कल्चर का प्रयोग करेंगे तो उसमें आपको मशरूम नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि मोनोकल्चर
है और हेट्रोथैलिक फंजाई का एक ही स्पोर से बनाया गया स्पॉन है, तो उस स्पॉन से कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनेगी। ऐसे बहुत सारे इम्पॉर्टेंस हैं, आपको एक इम्पॉर्टेंस मैं बता दिया, होमोकैरियोटिक और होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक का। तो ये जाइगोमाइकोटिना में जाइगोस्पोर बनता है और ये दो तरह के हैं। ये जाइगोमाइसीट्स सैप्रोफिटिक्स होते हैं, इनमें कई आर्डर्स होते हैं, और ये मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं। यदि कभी कभी ये वीक पैरासाइट होते हैं तो होस्ट टिश्यूज़ में धंसे रहते हैं। ट्राइकोमाइसीट्स एंटमोजेनस होता है, ये कीड़ों पर रहता है और ये कीड़ों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स पर चिपका रहता है, पकड़े रहता है उसको, और ये अपना भोजन प्राप्त करता है। ये होस्ट टिश्यूज़ में धंसा हुआ नहीं होता है। प्लांट पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से अब जो दूसरा सब डिवीज़न है एस्कोमाइकोटिना, ये हायर फंजीसाइड्स में आता है और इसका कैरेक्टर मैंने आपको पिछले क्लास में बताया हूँ। एस्कोमाइकोटिना के सारे सदस्य एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। इन सदस्यों में कुछ में एस्कोकार्प बनता है, कुछ में नहीं बनता है। इस एस्कोमाइकोटिना सब डिवीज़न को हम कई क्लासेस में बांटते हैं, जैसे हेमीएस्कोमाइसीट्स, आप देख रहे हैं हेमीएस्कोमाइसीट्स में एस्कोकार्प और एस्कोजिनस हाइफा नहीं होता है, और थैलस जो होता है माइसीलियल रेयरली होता है। ये ईस्ट लाइक होते हैं, यूनिसेलुलर होता है हेमीएस्कोमाइसीट्स का सदस्य। अब इसमें हेमीएस्कोमाइसीट्स क्लास में इंडोमाइसिटेल्स एक ऑर्डर है, एक प्रोटोमाइसिटेल्स है, एक टैफ्रिनियल्स है। प्रोटोमाइसिटेल्स में एक फैमिली है प्रोटोमाइसिटेसी। ये प्लांट पैथोलॉजी के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हायर प्लांट्स में गॉल्स उत्पन्न करता है, जिसका एक एग्जाम्पल है स्टेम गॉल ऑफ कोरिएंडर, और ये रेस्टिंग स्पोर्स बनाते हैं और वहाँ ये एस्कोस्पोर बना लेता है। दूसरा ऑर्डर है टैफ्रिनियल्स, इसमें एक फैमिली है टैफ्रिनियेसी और एक जीनस है टेफ्राइना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हल्दी पे एक बीमारी पैदा करता है, लीफी स्पॉट ऑफ टर्मरिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये टेफ्रिना मैकुलेंस नामक फफूंद से बीमारी पैदा होती है। जब डिसीजेज पढ़ाया जाएगा तो इसके इम्पोर्टेंस आपको और बताए जाएंगे। दूसरा क्लास है प्लिक्टोमाइसीट्स। ये एस्कोकार्प बनाता है और इसके एस्कोकार्प को हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं, CLEISTO क्लिस्टोथीशियम। ये बिल्कुल बंद सी रचना होती है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है। मैं आपको यहाँ फिगर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बंद सी रचना होती है। अब इसके टिश्यू जैसे होते हैं, ये बंद रचना होती है, कोई ओपनिंग नहीं होती इसमें।
और इसके एस्कस इसके बीच में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, और इनमें एस्कोस्पोर होता है। ये एस्कोस्पोर्स जनरली 8 की संख्या में होते हैं और इसमें एस्कस के अंदर ये पड़े रहते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर क्लिस्टोथीशियम है। जैसे मैंने यहाँ बताया, ये क्लिस्टोथीशियम है, ये क्लिस्टोथीशियल वॉल है। इसके अंदर ये एस्कस है जो स्कैटर्ड रहते हैं और इसके अंदर एस्कोस्पोर्स हैं। इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती है और जब ये क्लिस्टोथीशियल वॉल टूटती है तभी ये एस्कस बाहर आते हैं और फिर इनके टूटने के बाद एस्कोस्पोर्स बाहर आते हैं। इनका बेस्ट एग्जाम्पल है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। क्लिस्टोथीशियम ही बनाते हैं और ये प्लिक्टोमाइसीट्स के मेंबर्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास है लेबो अल्बेनियोमाइसीट्स है। इसके एसाई एस्कस पेरिथीसिया में पड़े रहते हैं और ये आर्थोपाड्स पर, छात्रों आप आर्थोपाड्स जान रहे होंगे, वे जीव जिनका पैर खंडों में होता है उनको आर्थोपाड्स कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनके पैर खंडों में होते हैं। उसी में इस आर्थोपॉड्स में ही एक क्लास इंसेक्टा है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। तो लेबो अल्बेनियोमाइसीट्स के जो फंगस होते हैं ये कीड़ों के शरीर पर, मैंने भी यहाँ लिखा है, एक्सोपैरासाइट होते हैं। ये इंसेक्ट के शरीर पर रहते हैं, न कि शरीर के अंदर रहते हैं। और इनमें ये इसके एस्कस पेरिथीसिया के अंदर होते हैं। पेरिथीसिया बनाने वाले और भी फंजाई हैं, लेकिन ये चूँकि इंसेक्ट के अंदर होता है, इंसेक्ट पे पैरासाइट होता है, तो इसे एक अलग पहले ऑर्डर में रखा जाता था, क्लास में बदल गया है। ये पेरिथीसियम है, एस्कोकार्प। आपको पिछले क्लास में मैंने बहुत अच्छा फिगर बना के दिया था, आप देखे होंगे। तो एस्कस इसके अंदर बनता है और ये एक हाइमेनियम लेयर में होते हैं, एक परत में होते हैं, इनके अंदर एस्कस होता है। एस्कोस्पोर्स देखिए, और ये ओस्टियोल है, ये पेरीफाइसिस है, बीच बीच में पैराफाइसिस भी होता है। जब ये परिपक्व होता है तो इसके रास्ते बाहर निकलता है और फिर एस्कस की दीवार टूटती है। एस्कस डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से खुलते हैं, उसके द्वारा ये एस्कस बाहर आते हैं और अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं। फिर भी अंदर क्या, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास पायरिनोमाइसीट्स के बारे में बता रहा हूँ। इस क्लास के भी फंगस पेरिथीसियम बनाते हैं, लेकिन ये एक्सोपैरासाइट्स नहीं होते हैं। ये हायर प्लांट्स में डिसीजेज प्रोड्यूस करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये पैरिनोमाइसीट्स में दो ऑर्डर्स हैं मुख्य रूप से।
इरिसाइफेल्स और स्फेरियल्स। पायरिनोमाइसिट्स सब डिवीज़न क्लास में वे फंगस होते हैं जो पेरिथीशियम बनाते हैं, लेकिन ये एक्सोपैरासाइट्स नहीं होते हैं। इनका जो एस्कोकार्प होता है वो पेरिथीशियम होता है, उसमें कोई कोई ओस्टियोलेट होते हैं, ओपनिंग होती है, किसी किसी में ओपनिंग स्पष्ट दिखती नहीं है, और ये हायर प्लांट्स में डिसीजेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो आर्डर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इरिसाइफेल्स, और इसमें एक फैमिली है इरिसाइफेसी, और इसमें बहुत तरह के फंगस हैं, बहुत ही जीनस हैं इसमें, जिसमें इरिसाइफी है, अंसिनुला है, पोडोस्फेरा है, और भी जीनस हैं। तो इस इरिसाइफेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो हायर प्लांट्स में पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी पैदा करते हैं। मैंने आपको एक दिन भी बताया था कि जब आपसे कोई पूछे कि डाउनी मिल्ड्यू किस फंगस से होता है, तो आप निसंकोच कहिए कि पेरिनोस्पोरेसी फैमिली जो मैस्टिगोमाइकोटिना का मेंबर है उससे डाउनी मिल्ड्यू पैदा होता है। और इरिसाइफेसी जो एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है, इसके सारे सदस्य पाउडरी मिल्ड्यू पैदा करते हैं। और संयोग की बात है कि ये दोनों ही ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरिनोमाइसिट्स को हम दो आर्डर्स में यहाँ विभाजित किए हैं, स्फेरियल्स और इरिसाइफेल्स। और इसमें स्फेरियल्स में क्लेविसेप्टेसी फैमिली है, और इसमें क्लेविसेप्स एक फंगस है जो सीरियल क्रॉप्स में, फॉरेस्ट क्रॉप्स में एर्गॉट की बीमारी पैदा करता है। स्क्लेरोशियम बनाता है और मनुष्यों में और जानवरों में एर्गोटिज्म पैदा करता है। ये जो एर्गॉट उत्पन्न करता है ये पॉइजनस होता है, लेकिन छात्रों ये भी जान लीजिए इससे दवाएं भी बनती हैं, ख़ास तौर से एबॉर्टिव मेडिसिन्स एर्गॉट से तैयार होता है। तो आपको सावधान करें, एर्गॉट जिस अन्न में हो उसको कम से कम अवॉइड करें, और ख़ास तौर से उन माताओं के लिए जो गर्भवती हों उनको एर्गॉट से युक्त अन्न न खिलाएं तो अच्छा रहेगा। तो एर्गॉट काली कड़ी सी रचना बनती है दाने की जगह पर, और ये बहुत ही पॉइजनस होता है, मैंने आपको भी बताया। लास्ट क्लास में एक और क्लास है लाक्यूलोएस्कोमाइसिट्स। ये पहले लोग इसको पैरिनोमाइसिट्स में क्लासिफाई करते थे, लेकिन ये इसे मिटा दो तो कोई हर्ज नहीं है। फंगस माइसीलियम गद्दीदार रचना मिल इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट होकर गद्दीदार रचना बनाती हैं, जिसे हम एस्कोस्ट्रोमा कहते हैं। एस्कोस्ट्रोमा कहते हैं, और इसमें इस एस्कोस्ट्रोमा में इस तरह के डिप्रेशंस हुआ करते हैं,
जिसे हम लाक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स, तो चूँकि पहले लोग इसको समझते थे कि ये पेरिथीशियम है, लेकिन पेरिथीशियम नहीं है, एक गद्दीदार रचना बनती है फफूंद में उसके कॉम्पैक्ट होने से, जिससे हम इसको स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा में डिप्रेशंस होता है, गड्ढे बने हुए होते हैं, जिनको हम लाक्यूल्स कहते हैं। इन लाक्यूल्स में ये एस्कस बनते हैं और इस एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर होता है। तो इसके अंदर एस्कोस्पोर होता है। चूँकि ये लाक्यूल्स में एस्कस बनते हैं, पेरिथीशियम नहीं है, आप भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। पेरिथीशियम का स्ट्रक्चर मैं अभी ऐसा ही बनाया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट था। और ये एस्कोस्ट्रोमा में गड्ढा है जिसे हम लाक्यूल्स कहते हैं, और इस लाक्यूल्स में एस्कस बनता है। इस ऐसे फंगस को हम लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स में रखते हैं। इसको सूडो पेरिथीशियम भी कह लेते हैं। तो ये लाक्यूल्स में बनते हैं, इसलिए इसको लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स में क्लासिफाई किया जाता है। और एक मज़े की बात ये है कि इसका एस्कस जो होता है बाइट्यूनिकेट होता है, इसकी दीवार दोहरी होती है। ये यदि लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स का मेंबर है और कोई इसका से दोहरी दीवार वाला है, तो आप ये समझिए कि लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स का मेंबर है और इसकी दीवार दोहरी होती है। एक चीज़ और आपको इसी लागे बता दें, जब ये इसको एस्कस बाहर करना होता है तो इसकी इनर वॉल जो होती है ऊपर बढ़ जाती है और टूट जाती है, और इसके अंदर जो एस्कस होते हैं बाहर आ जाते हैं। तो इसके एस्कोस्पोर्स होते हैं, बाहर आते हैं। ये बाइट्यूनिकेट एस्कस के एस्कोस्पोर्स बाहर निकालने का ये तरीका है कि इनर वॉल फैल जाती है, ऊपर जाकर टूट जाती है और एस्कोस्पोर्स बाहर आते हैं। ये लाक्यूलोएस्कोमाइसीट्स का ये लक्षण है। अब मैं आपको इस सब डिवीज़न में एक और फंगस है, डिस्कोमाइसीट्स। एक फंगस है, यहाँ लिखा हुआ है, नीचे देख पढ़िए, DISCOMYCETS, डिस्कोमाइसीट्स। तो इसका जो एस्कोकार्प होता है एक कप जैसा रहता है, ओपन डिस्क जैसा, और इस पर एक हाइमीनियम लेयर में एस्कस लगे होते हैं। ये एपोथीशियम है और इसके अंदर एस्कोस्पोर होता है, इसके अंदर एस्कोस्पोर होता है, और बीच बीच में इसमें पैराफाइसिस होते हैं, बीच बीच में पैराफाइसिस होते हैं। इनका काम ये होता है कि एस्कस को आपस में लड़ने नहीं देते हैं, और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये इनमें फूड मटेरियल स्टोर्ड रहता है। तो ये एपोथीशियम है। तो छात्रों, इस प्रकार आपने जाइगोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना का क्लासिफिकेशन इस क्लास में आपने पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन ये आपको समझ में आया होगा। आपके लिए
लाभकर सिद्ध होगा। यदि ऐसा है तो आप अपने अन्य मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, उन लोगों को जोड़ दें कि वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि आपको इस क्लास में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि अगले क्लास में मैं आपके समस्याओं का निराकरण करूंगा और आपको क्लास में बताई गई बात समझ में आ जाएगी। आपने धैर्यपूर्वक मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।